जी, अगर देखें जंग स्टार्ट होने से पहले इसराइल का और बाद में यूएस का जो स्टेटेड पर्पस सामने आया है, जो उनके ट्वीट से भी जाहिर हुआ है, उनकी स्टेटमेंट से भी जाहिर हुआ है, वो ये था कि नंबर वन, एक तो हमने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कम्प्लीटली डिसमेंटल करना है। और दूसरा पर्पस ये था कि वहां पे रिजीम चेंज लेके आना है, और ये बहुत ही उन्होंने ओवर्ट मैनर में इन्होंने इस बात को डिस्क्राइब किया है। यानी इसमें किसी किस्म का कोई उन्होंने डाउट क्रिएट नहीं किया, किसी भी किस्म का कोई उन्होंने एम्बिग्विटी क्रिएट नहीं की, बल्कि उन्होंने बहुत ओपनली ये बात कही थी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ साथ ईरान में रिजीम चेंज भी लेके आना है, जिसके कुछ एविडेंस हमें मिलता है कि जिस तरह सुप्रीम लीडर की असैसिनेशन की बात हो रही थी, और जो रजा शाह जो रजा शाह पहलवी के बेटे जो हैं, वो जिस तरीके से बार बार अपनी स्टेटमेंट्स दे रहे थे, तो इससे यही सामने आ रहा था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ साथ अब असल मकसद रिजीम चेंज का भी है। और ये कोई पुरानी बात नहीं है, इससे पहले भी बहुत दफ़ा यूएस ऑफिशियल्स की तरफ से ये बात सामने आई है। तो हमने देखा कि इस जंग के बाद ये दोनों जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये तो अचीव नहीं हो पाए हैं। इसराइल के पास तो इतनी कैपेसिटी नहीं थी, ना ही उस किस्म की टेक्नोलॉजी या बम्स थे कि वो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को जो है वो डिसमेंटल कर सके, क्योंकि वो न्यूक्लियर साइट्स जो हैं वो पहाड़ों में हैं या डीप इनसाइड द ग्राउंड है। तो इसीलिए इसराइल को हमने देखा कि उन्होंने कुछ स्ट्राइक्स वगैरह की हैं जस्ट टू शो कि वो उन्होंने उसको टारगेट कर लिया है अपनी फेस सेविंग के लिए। और उसके बाद जो ईरान का रिस्पांस आया है वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर रिस्पांस आया है, क्योंकि उस रिस्पांस के बाद कोई भी एक्सपेक्ट ये नहीं कर रहा था कि ईरान जो है वो इस किस्म का अटैक करेगा। लेकिन हमने देखा कि ईरान ने जो 400 से ज़्यादा मिसाइल्स टारगेट किए हैं, उसमें ना सिर्फ इसराइल की डिफेंस साइट शामिल हैं, बल्कि इसराइल की भी न्यूक्लियर साइट शामिल हैं, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल और एनर्जी साइट शामिल है, उनकी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर शामिल है, स्टॉक एक्सचेंज शामिल है। तो इस हवाले से क्योंकि इसराइल का अगर हम देखें तो सरफेस एरिया बहुत कम है, तो इस किस्म की स्ट्राइक्स इसराइल पे आना ये अनप्रेसिडेंटेड था। इसी वजह से हमने देखा कि बार बार नेतन्याहू ये कह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप से कि यूएस को जंग में शामिल होना चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट्स ये आ रही थी कि इसराइल का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होता जा रहा है। क्योंकि बहरहाल टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी है इसराइल की, लेकिन अगर न्यूमेरिकल वे में जाया जाए तो उसमें ईरान जो है वो काफ़ी अपर हैंड में आया है। तो टू सेटिस्फाई दी नेतन्याहू's डिमांड और जो अपना स्टेटेड पर्पस है उसको भी एक दफ़ा रिटेरिएट करने के लिए हमने देखा कि यूएस ने भी फिर ईरान पे जो है वो स्ट्राइक्स कर दी न्यूक्लियर साइट्स पे 3 जगह पे। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्लेम किया कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो कम्प्लीटली डिसमेंटल हो गया है। लेकिन जो कल इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है यूएससी की तरफ से, उसमें इस बात को कंट्राडिक्ट किया गया है। उसमें पहली बात तो ये की गई है कि जो जिन साइट्स पे अटैक किया गया था वो उनके सिर्फ सरफेशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी भी अपनी जगह पे इंटैक्ट है। और दूसरी बात ये थी कि उन साइट्स पे अटैक करने से पहले ही ईरान ने अपना इनरिच यूरेनियम वहां से मूव कर दिया था, जो कि 60% उनका था। और अगर वो 60% ही को कंटिन्यू करते हैं तो उनका 6 से 8 न्यूक्लियर बॉम्ब्स अभी भी बन सकते हैं, लो लेवल के, लो इंटेंसिटी के। वो जो अटैक्स थे यूएस के, वो भी हमने देखा कि वो भी सिर्फ एक सिंबॉलिक रहे। अब इसमें जो बात समझने की है वो ये है कि यूएस ने जो ईरान पे अटैक किया वो किसी गल्फ स्टेट्स की सरजमीन को इस्तेमाल करके नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो अपने P2 बॉम्बर्स फ्लाई किए यूएस से, वो अरेबियन सी में यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर पे उतरे, वहां से रिफ्यूल होकर उन्होंने ईरान पे अटैक किया। तो समझा यही जा रहा था कि ईरान किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को शायद निशाना बना दे एज ए साइन ऑफ रिटेलिएशन। और गल्फ स्टेट्स के साथ क्योंकि ईरान के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, तो वो गल्फ स्टेट्स के साथ ये रिस्क नहीं लेगा। लेकिन सरप्राइजिंगली ईरान ने गल्फ स्टेट्स ही को हिट किया, कतर में जो यूएस की सबसे बड़ी बेस है वहां पे अटैक किया। तो ये चीज जो थी वो बड़ी शॉकिंग थी यूएस के लिए, इसराइल के लिए, क्योंकि इससे ये बात ईरान ने साबित की कि अगर हम पे अटैक हुआ तो मिडल ईस्ट में यूएस के जहां पे भी एसिड्स हैं, चाहे वो उनके फ्रेंडली कंट्रीज में हैं चाहे एडवर्सेरियल लैंड में है, ईरान उनको टारगेट करेगा। और कतर की अलुदैदा बेस को चूज करना वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल इस सेंस में था कि वो यूएस की मिडल ईस्ट में सबसे बड़ी बेस है, जो उनके बाकी पूरे जो यूएस के एसिड्स हैं मिडल ईस्ट में उनको कंट्रोल करती है, सुपरवाइज करती है। तो दैट वाज द साइन के यूएस ने जो है वो फिर इसराइल को प्रेशराइज किया कि अब हमने आपकी डिमांड मान के अटैक भी कर दिया ईरान पे, जिसका ईरान ने बहुत स्ट्रॉन्ग
रिटेलिएट किया है, तो दैट इज द टाइम टू टू सीज फायर। और दूसरी तरफ कतर के थ्रू यूएस ने ईरान से कहलवाया कि अब वो भी सीज फायर कर दे, क्योंकि उन्होंने अपना रिटेलिएशन ले लिया है। ईरान की तरफ से ये आया कि हम सीज फायर उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक हम पे अटैक्स जो है वो रुके ना जाए। तो हमने देखा कि इसराइल ने अपने अटैक्स को रोका और ईरान ने जो है वो सीज फायर को एग्री कर दिया। तो ये इन सारी बातों से ये बात सामने आती है कि टू सेव गार्ड द कोलैप्सिंग नेतन्याहू गवर्नमेंट एंड टू फेस सेव देमसेल्व्स, यूएस और इसराइल ने ईरान पे लास्ट ये अटैक किया। इसमें हम समझ सकते हैं कि ईरान को बहरहाल सेटबैक जरूर हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से ईरान ने रिटेलिएट किया है, तो इसमें इट वुड बी सेफ टू एनालाइज और एज्यूम कि इसमें ईरान का बहरहाल अपर हैंड रहा है। मैं डिसाइसिव विक्ट्री की बात तो नहीं कर रहा, ना ही कोई एक ऑल आउट विन की बात कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल इस वक्त जिस पे ये सीज फायर हुआ है, इस स्टेज पे ईरान का अपर हैंड रहा है। सॉर्ट ऑफ ए क्वाजी विन आप डोनाल्ड ट्रंप की कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक और चीज आ गई है कि हमने एक और जंग को जो है वो उसका खात्मा करवाया है। लेकिन फॉर इजराइल इट वाज ए कंप्लीट लॉस, क्योंकि इसराइल को इकोनॉमिक लॉस बहुत हुआ है, उनके बहुत ज़्यादा सिटीजन जो हैं वो फ्री कर गए हैं। इसके साथ साथ उनको जो नुकसान हुआ है वो बहुत ज़्यादा सीवियर है। और जो मिडल ईस्ट में या दुनिया में इसराइल की जो रेपुटेशन थी या ये जो समझा जा रहा था कि वो इनविंसिबल है इसराइल, वो जो एक मिथ है वो जो है वो ख़त्म हो गई है, जिसकी वजह से हमें गजा वॉर पे भी कुछ चेंजेस नज़र आ सकते हैं, और जो नॉन स्टेट एक्टर्स इसराइल के अगेंस्ट हैं उनके अंदर भी एक नया कॉन्फिडेंस आ सकता है। जी, ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि ये जो सीज फायर है ये बहुत एक फ्रेजाइल किस्म का सीज फायर है, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि जब से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम 2005-6 से दुनिया के सामने दोबारा आया, तो उस वक्त से लेके अब तक बहरहाल टेंशंस हैं। इसमें मुआहिदा भी हुआ JCPOA के नाम से, लेकिन उसके बाद वो मुआहिदा टूटा भी। इसके बाद हमने देखा कि यूएस और ईरान की डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन भी हुई थी कासिम सुलेमानी के वाक़े को लेकर, और उससे पहले ईरान ने यूएस का ड्रोन जो गिराया था। इसके अलावा हमने देखा कि गजा वॉर में इसराइल ने ईरान पे अटैक किया, ईरान ने रिटेलिएट किया। तो ये चीज़ें तो बहरहाल चलती आ रही हैं, और अभी जो सीज फायर है ये भी फ्रेजाइल है, इसके जो सस्टेनेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा डाउटफुल है, क्योंकि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बहरहाल अभी भी इंटैक्ट है, और आज नहीं तो कल ईरान फिर से उसको रिवाइव करेगा या मजीद यूरेनियम इनरिच करेगा, जिसकी वजह से अगेन इनसिक्योरिटीज़ बढ़ेंगी इसराइल के अंदर। और अगर यूएस में ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन हुई जिस तरह अभी है जो इसराइल को सपोर्ट करती है, तो बहरहाल वहाँ से भी हमें रिस्पांस देखने को मिल सकता है। और अभी ईरान ने जो है वो IAEA के साथ भी अपनी जो कॉपरेशन है वो ख़त्म कर दी है, सस्पेंड कर दी है। तो अब ईरान अपने न्यूक्लियर साइट्स पे क्या क्या इकदाम करता है, अपनी न्यूक्लियर साइट्स किसी और जगह पे शिफ्ट करता है, कोई न्यू न्यूक्लियर साइट्स डेवलप करता है, IAEA को इसके बारे में कोई खबर नहीं होगी, और इसके अलावा इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इसके हवाले से बिल्कुल बेखबर रहेगी। तो वो एक जो डाउट वाला एलिमेंट है वो मजीद इंक्रीज कर जाएगा। तो देयर आर चांसेस के इन फ्यूचर ये दोबारा से इस किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, लेकिन फॉर द टाइम बिंग एटलीस्ट इसका रिन्यू होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त जो डैमेज असेसमेंट है वो चल रही है। और क्योंकि नेतन्याहू ने इसराइल को जो है वो ना सिर्फ ये कि कन्विंस किया है बल्कि कोर्स किया है कि सीज फायर को जो है वो एक्सेप्ट किया जाए और उसको रिस्पेक्ट किया जाए। तो इस वक्त दोबारा से ये करना इसराइल के लिए कि वो सीज फायर को वायलेट करे और ईरान पे अटैक करे, या यूएस आके ईरान पे अटैक करे, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त इसराइल की अपनी जो इंटरनल सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी तक जो है वो तकरीबन रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि तकरीबन 35 से 40 हज़ार लोग जो हैं वो असेसमेंट के लिए अपना क्लेम कर रहे हैं कि हमारा ये डैमेज हुआ है, उसको क्लेम कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इसराइल से बाहर जाना चाहते हैं। अभी तक मेरा ख्याल से 80,000 से 1 लाख के बीच में जो इसराइली हैं वो फ्री कर चुके हैं इसराइली मेनलैंड को। तो इसके बाद दोबारा से इस किस्म का जंगी माहौल पैदा करना वो ना इसराइल के लिए बेहतर है, ना यूएस और डोनाल्ड ट्रंप के पॉलिटिकल कैरियर के लिए बेहतर है, और ना रीजन के लिए बेहतर है। तो मेरा ख्याल से फॉर द टाइम बीइंग ये सीज फायर इंटैक्ट रहेगा, लेकिन इसकी सस्टेनेबिलिटी बहरहाल काफ़ी डाउटफुल है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।